Hello and welcome to the Sarthak exclusive podcast. In this podcast, we dive deep into the stories of leadership, service, and impact. Today, we have a very special and dedicated guest, the Additional District Magistrate of Gautam Budh Nagar, Mr. Bachchu Singh Ji, who is the pillar of administration. His work assures that government reaches the every corner of our society, from maintaining the law and order to the developmental progress. Sir, it's a pleasure to have you with us and thank you so much for joining this show. Sir, हम इस I am podcast also very thankful to you, Mr. Sarthak, it's fine sir. that you have given me opportunity for this grand event. ओके यू वेलकम सर. सर मैं रिसेंटली काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा था आपको मीटिंग कन्विंस करने की. फाइनली आज वो आ ही गया वो डे एंड इट्स अ वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर मी दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. सर हम सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करके एंड तक ले जाएंगे प्रॉपर स्केलर चेन में. सर सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन जो आता है सबके माइंड में, सर मैं आपसे पूछूंगा सर जो आपकी प्रीसियस की बैच थी वो कौन से ईयर की बैच थी जहाँ से आप कवरअप करके क्रैक किए? My PCS बैच इज 2006, 2006 बैच PCS ऑफिसर हूँ. और उसके बाद मैं कंटिन्यूस लास्ट 19 ईयर से आई एम सर्विंग दिस स्टेट एज ए सिविल सर्वेंट, एंड नाउअडेज आई एम द सीनियर मोस्ट PCS ऑफिसर ऑफ दिस स्टेट ऑफ यूपी. ओके तो सर पिछले 19 साल से आप इसी स्टेट में या इधर उधर कहीं दूसरे भी स्टेट में थे? इसी में वी आर सर्विंग दिस यूपी क्योंकि बिकॉज़ वी आर फ्रॉम यूपी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, यूपी PCS. ओ राइट. सर हर किसी की लाइफ में एक अपनी इंस्पिरेशन होती है, मोटिवेशन होती है लाइफ में, जिसको वो फॉलो करके अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं. सो सर व्हाट इंस्पायर्ड यू टू मोस्ट टू ज्वाइन द सिविल सर्विसेज and what keeps you motivated in such a demanding role? There are two things, Mr. Sarthak. There are two things. So one is we are from a rural background, so that there was in our minds in our school days we should be in position to give something to the society. So the first question was the service of society. Service of society motivated me to join the civil services. And the second question was the becoming the role model for the youths. Yes. The coming generation will take inspiration that they will join this service and they will serve the state in a very dedicated or good manner. So that apart from other services, I choose this service to outreach the government's policy to the masses, to the underprivileged peoples. बेसिकली कहीं ना कहीं आपकी पूरी चीज़ें जो आपने बताई एक नेशन को अच्छी तरीके से डिज़ाइन करना फ्यूचर के लिए रिलेट करती हैं. सर बचपन में आपका कोई आइडल वगैरह रहा है? हाँ, बचपन में देयर वर सो मेनी आइडल्स, जैसे जिसको रोल मॉडल कहते हैं. तो सबसे पहले तो जैसे जो हमारे सीनियर्स होते हैं, यस, रोल मॉडल होते हैं. जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हम लोगों को पढ़ाते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे टीचर्स कितने डेडिकेशन के साथ में हमको पढ़ाते हैं. उनका फैमिली और उनके अदर वेलफेयर्स सेकंड नंबर पे आते हैं. उनके स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स वेलफेयर, उनके लिए प्रॉपर अपना सब कुछ डेडिकेट करना उनके पहली प्राथमिकता पे आता है. तो सबसे पहले रोल मॉडल तो वही बनते हैं, वही हम लोगों को ये सिखाते हैं कि भाई वो हमें सेव करते थे और उन्हें ये उम्मीद थी कि भाई ये लोग हमारे आगे कंट्री को सेव करेंगे. सो फर्स्ट रोल मॉडल हमारे आइडल्स तो हमारे टीचर्स ही. सर ये चीज़ मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगी क्योंकि बहुत कम लोग अपने टीचर को इस चीज़ रोल मॉडल डेडिकेट करते हैं आज के प्रेजेंट टाइम में. और आपने ऐसे ये बहुत यूनिक चीज़ जो आपने बताई हमें, और ये सीखने वाली भी बात है हमारे यूथ के लिए जो आ रही है. सर मैं अपनी चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा. मैं तो अपने लाइफ के आइडल आप विराट कोहली जी को जानते होंगे, मैं उनको मानता हूँ और रिसेंटली मैं उनसे भी मिला भी था जैन में. उन्होंने बुलाया था, तो मेरी तो इंस्पिरेशन, रोल मॉडल, मोटिवेशन सब वही हैं. सर अगर हम आगे देखें तो बहुत लोगों को
मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, ये चीज़ नहीं क्लियर रहता कि जिस अथॉरिटी पे वो हैं, या फॉर एग्जांपल आप ही की हम पोस्ट ले लें एज अ एडीएम, उनके अंदर एक्चुअल वर्क्स आते कौन से हैं, उनकी क्या कहते हैं उनकी जो क्या कहते हैं वर्क करने की लिमिट होती है वो कहाँ तक है। सो इफ़ आई आस्क यू दैट व्हाट एक्चुअल वर्क्स कम्स अंडर यू। देखिए, वी आर नाउ द पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. District administration means that all the departments who are doing in accordance with the government laws, policies, and other things. So the department, when seeks any assistance from this district administration, we extend that help to those departments. And the first and foremost job of our post is the interdepartmental coordination. इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे कि एक साथ सारे विभाग समन्वय पूर्व तरीके से अच्छे परिणामों के और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कार्य कर सकें, ये हमारा पहला काम है. उसके बाद में यहाँ पर जो उद्देश्य है वो ये है कि सरकार की नीतियां कैसे अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच पाए, ये उद्देश्य है. तो उसको हम लोग अगर कर रहे हैं तो हम रियल अपने जो हमारी ड्यूटीज हैं उनको पूरा कर रहे हैं. इसके बारे में हम चर्चा आगे करने भी वाले थे, अच्छा हुआ आपने बता दिया. सर एक बहुत यूनिक सा एक कॉन्सेप्ट आता है, आपने बोला सर कि आप उत्तर प्रदेश के लिए सर एज अ क्या कहते हैं अपॉइंटेड हो, राइट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. सो सर अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि आपको किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्रोच लगानी है, ठीक है, वहाँ के पब्लिक के लिए, तो सर आपके क्या ये हैंड में कि आप इजीली वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, या आपको ऊपर से परमिशंस वगैरह लेनी पड़ती है, पूरा प्रॉपर साइंस वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह? नहीं, देखिए, फॉर द पब्लिक कॉज इफ देयर इज ए पर्सन बिफोर यू, आपके सामने है कोई आदमी जिसकी समस्या मान लीजिए नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से हल होनी है, पर्सन यहाँ रिजाइड करता है बट उसकी समस्या बुलंदशहर से है या अलीगढ़ से है या आगरा से है. So in that case, we can approach the district authorities there directly. This is the person such and such, and this is a genuine issue, and we are forwarding it to you. And kindly इसको अपना प्रायोरिटी देके इसको समाधान कराएं. तो हम लोग उसे डायरेक्टली कर सकते हैं. सर सेम क्राइटेरिया फॉलो होती है स्टेट के लिए भी, अगर स्टेट डिफर हो? हाँ, स्टेट डिफर है तो स्टेट थ्रू स्टेट में फिर इंटर स्टेट जो कुछ कमेटियां बनी रहती हैं. जैसे आप देखते होंगे कि हमारे यूपी और हरियाणा के बीच में कुछ बॉर्डर के कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके सेटलमेंट रिजॉल्व के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऑफिसर्स को नोडल ऑफिसर बना दिया. जस्ट लाइक जैसे हमारे मेरठ के डिविजनल कमिश्नर जो हैं वो उसके नोडल ऑफिसर हैं. तो इधर का कोई भी हरियाणा का इशू होगा तो वी विल अप्रोच टू आवर डिविजनल कमिश्नर, एंड दैट साइड हरियाणा साइड डिविजनल कमिश्नर, दे विल सिट टुगेदर आइदर इन यूपी और इन हरियाणा. ये अल्टरनेटिव भी हो सकता है. इट्स अ टाइप ऑफ मेडिएटर. यस यस. तो उसको वो दे आर द नोडल ऑफिसर, वी हैव टू अप्रोच टू द नोडल ऑफिसर. सर कोई भी कितना भी बड़ा लीडर हो प्रेजेंट टाइम में या इन फ्यूचर होने वाला हो, सर हर लीडर के एक लाइफ में चैलेंज आता ही आता है, एक डार्क सर्कमस्टांस होता है. सर हम इसको रिलेट करेंगे आपके प्रोफेशनलिज्म से, लाइक व्हाट डज अ टिपिकल डे इन द लाइफ ऑफ एन एडीएम डज लुक लाइक, एंड व्हाट आर द सम ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग रेगुलरली? सो देयर आर, देखिए, जो डार्कर या जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस डे टू डे हैं. और डे टू डे चैलेंजेस में भी फाइंड दैट कि हाँ, कहीं कुछ लोगों की जैसे कुछ समस्याएं हैं रिजॉल्व नहीं हो पा रही हैं, निचले लेवल से लोग उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, उनका कोई एक लीगल अधिकार है वो सब है वो नहीं कर पा रहे हैं. तो उस केस में क्या होता है कि लोगों में अनरेस्ट आ सकता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. तो जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनकी एक ड्यूटी होती है कि वो समस्या को ठीक से समझें और उसके सॉल्यूशन के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं उनको लें, उसको प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल में डालें और उसको रिजॉल्व करें. तो चैलेंजेस हैं,
चैलेंजेस कई तरीके होते हैं, कहीं डिसास्टर का चैलेंज है, कहीं कोई और कोई लॉ एंड ऑर्डर किसी भी इंसिडेंट से, किसी एक्सीडेंट से, किसी भी तरह से अगर कोई राइज हुआ है, तो वो सब चैलेंज के रूप में आते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसे सॉर्ट आउट करना है कि उसका सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे हम जनता को रिलीफ दे सकते हैं, न्याय दिला सकते हैं और उसको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये चैलेंजेस डे टू डे में भी होते हैं, कभी कभी बड़े चैलेंजेस आ जाते हैं। सो वी हैव टू कीप आवर सेल्फ अपडेटेड एंड वेरी कम्युनिकेटिव। कि आपका संवाद जब अच्छा होगा तो जो चीज़ें संवाद के जरिए और आपके तैयारी में भी आपको हर तरह की तैयारी रखनी होगी कि आपको भाई ये सॉल्यूशंस को मार्क करना होगा कि ये इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है, उसको लेके उसको फिर सॉर्ट आउट करना है। सर मैं एक चैलेंज पूछना चाहूँगा आपसे अपने साइड से। सर सपोज करिए आपको कोई डिसीज़न लेना है जो पब्लिक के फेवर में, राइट, बट वो आपके पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो क्या आप वो डिसीज़न लेंगे पब्लिक के लिए अपने पॉलिसी के अगेंस्ट जाके? क्या आपका डिपार्टमेंट प्रोसीड करेगा उस देखिए तरफ? इसमें एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट लाइन है। जी। इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो हमारा राज्य है ओके। वो राज्य जो है कल्याणकारी राज्य है और हम लोगों को पॉलिसी के मतलब पॉलिसी के हित में ही निर्णय लेना होता है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि भाई ये जो डिमांड है जनता की तरफ से, जो एक इश्यू है, ये मासेस के फेवर में है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि जिसको हमारा पॉलिसी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो उस केस में यही है कि उसको हम रेफर कर सकते हैं। उसको गवर्नमेंट को रेफर किया जा सकता है फॉर द अमेंडमेंट्स इन द पॉलिसी, फॉर द बेटर सॉल्यूशन, सो दैट गवर्नमेंट को तो सारी पावर्स होती हैं। गवर्नमेंट अपने लेवल पे कैबिनेट डिसीजन से या किसी भी कोई हाउस में कोई प्रस्ताव लाते हो, लाइक मतलब आप चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करते हो, फिर वो गवर्नमेंट ने भी आप पे गवर्नमेंट डिसीजन लेती है फिर और उसको फिर फॉलो करते हैं, राइट। गॉट इट। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी भी है कि ओवरऑल सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलें, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को में कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है चीज़ों को अच्छे से एक प्रॉपर डिज़ाइन करने में। नेशन की बात हो, चाहे पब्लिक की बात हो, या किसी भी इंडिविजुअल सेक्टर की बात हो। तो सर सी हर एक डिपार्टमेंट की स्ट्रेटजीज होती हैं, राइट? सो व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज दैट यू हैव फाउंड टू फॉर इम्प्रूविंग द गवर्नेंस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल? देखिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी तो एक ही है कि आप लोगों की जो भी इश्यूज हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके डिमांड्स हैं, उसको पहले समझिए, उसको पहले एड्रेस करिए, समझिए, और समझने के बाद में उसके लिए अपनी टीम को पहले से ट्यून्ड अप करिए, ट्रेन करिए कि भाई ये चीज़ हमारे सामने आनी है और हमें इस पर ये डिलीवर करना है। क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते, जब तक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो सबसे पहले यही होता है कि हम लोग हर चीज़ को पहले से फोरसी करें और फोरसी करने के बाद में फिर उसके लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। पहले अपना टारगेट बनाएं कि हमें ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, कहीं कोई वेलफेयर स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन है, कहीं और कोई डेवलपमेंटल कोई और चीज़ है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल के समय में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं ग्लोबली। हम लोग आज मतलब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था जब हम देने जा रहे हैं, तो हमारे कुछ और भी टारगेट्स हैं जिनसे हमें और आगे बढ़ना है। तो उसको अचीवमेंट के लिए हमें अपने आप को पहले से ही प्लान्ड वे में काम करना होगा, जिससे कि कहीं कोई रोक रुकावट ना हो। और मेन चीज़ क्या है कि जैसे अभी हम लोग डिस्कस करके, एजुकेशन इज ए बिगेस्ट स्ट्रेंथ। एजुकेशन को भी अगर हम अच्छे स्ट्रेंथन करते हैं तो हमारा जो यूथ है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी भी भारत में सबसे ज़्यादा युवा है, और वो युवा अगर स्ट्रेंथन हो जाएंगे तो हम सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे। अभी तो आप काफ़ी मोटिवेटेड लग रहे हैं यूथ के बारे में बात करते हुए। मुझे लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए कि आप कहीं ना कहीं
यूथ को बहुत मोटिवेट करना चाहते हैं और कर रहे हैं? उसका रीजन यही है कि दे आर द रियल एसेट ऑफ द कंट्री, है ना, वो ही सही है देश सर। के असली, क्योंकि जो थोड़ा सा मतलब बूस्टअप से और बेटर रिजल्ट दे सकते हैं, जिनको कि आप मोटिवेट करके मतलब इनपुट थोड़ा होगा, आउटपुट ज्यादा आएगा, लंबे समय तक कहीं ना आएगा। कहीं ऐसा कि आपने कहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट, तो अगर ये एसेट को हम अच्छे से हाँ। बना लेंगे तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी इन फ्यूचर। लाइबिलिटी भी कम होगी और देश की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ेगी। हाँ वो तो हमारा बढ़ेगी। जो देश है ना, युवाओं का देश है, तो युवाओं को अगर हमने ठीक से चैनलाइज किया, ठीक से शिक्षित किया, ठीक से उनको उनकी दिशा बता दी, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब तक हमारे पास कोई टारगेट नहीं है तब तक कोई अचीवमेंट नहीं है। वंस यू स्टार्ट टारगेटिंग कि भाई हमारा ये टारगेट है, आज का हमारा दिन का ये 1 घंटे का है, जैसे आपका टारगेट था कि आज मुझे सर सर के का साथ पॉडकास्ट बैठना करना है, करना। तो इट वाज योर टारगेट यस। एंड यू डिड स्टार्ट योर एफर्ट्स, तो भाई आज ये हो रहा है। ये चीजें हमेशा हमारे यूथ को, सभी लोगों को अपने टारगेट के हिसाब से चलना है, अपने टारगेट्स बड़े भी बनाने हैं। बड़े टारगेट होंगे तो बड़े अचीवमेंट होंगे, छोटे टारगेट होंगे छोटे achievement। छोटे अचीवमेंट है, ये बहुत सही बात आपने बोली। एक मूवी की लाइन भी कुछ इसी तरीके से है। जी मुझे इस चीज़ पे एक डायलॉग याद आता है जो कि विराट भैया कहते हैं, जी विराट कोहली जी, जी 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 कि फेलियर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ बिकॉज Yes. सक्सेस डजंट टीच यू एज मच, Yes. इट जस्ट बूस्ट योर ईगो। यस यस इस यस वजह यस से यस 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 देखिए, देयर आर टू थिंग्स। आपने उनका, आई थिंक अल्बर्ट आइंस्टाइन से जब पूछा गया वेरी कि ग्रेट आपका पर्सनालिटी। सबसे बड़ा गुरु कौन है, तो उन्होंने कहा माई मिस्टेक्स आर माई बिगेस्ट गुरु। जो मेरी गलतियां थी वो ही मेरी सबसे बड़ी गुरु थी। और सक्सेस और फेलियर के बारे में देयर इज वेरी सिल्वर लाइन कि सक्सेस इज फेलियर डिलेड और फेलियर इज सक्सेस डिलेड, नाइदर फेलियर फाइनल नॉर सक्सेस परमानेंट, है ना। कोई भी चीज ना परमानेंट नहीं है। आप फेल हो गए तो ये भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि वो चीज आपको जो है सक्सेस में बदलेगी अगर आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं तो। और अगर आप सक्सेस हो गए हैं, ईगो वाली बात आपने कही, आप अहंकार में आ जाते हैं, तो आप फेल्यूर में बदल जाएंगे। तो कोई भी चीज, सक्सेस इज नथिंग बट इट इज ओनली द फीडबैक ऑफ टुमारोज फेल्यूर, एंड फेल्यूर इज नथिंग बट इट इज ओनली द फीडबैक ऑफ टुमारोज सक्सेस। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे से आपने इस लाइन को डिफाइन किया। मैंने 2 लाइन बोली, आपने पूरा चैप्टर ही बोल दिया। अच्छा लगा सर। सर अगर हम किसी क्राइसिस या इमरजेंसी सिचुएशन में, देन इफ़ यू हैव टू टेक डिसीजन, ठीक है, तो सर आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि वो डिसीजंस कैसे होते हैं किसी इमरजेंसी सिचुएशन में? देखिए, इमरजेंसी सिचुएशन कोई भी है, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई है, कोई और सिचुएशन है, कोई इंसिडेंट है, कहीं कोई हादसा हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या है कि हमारी जो पहले की तैयारी होती है वो बहुत कम आती है। जब तक हम किसी भी चीज़ की तैयारी नहीं करेंगे, या आप जैसे कि मॉक ड्रिल होती है, एयरपोर्ट्स पे मॉक ड्रिल कराते हैं कि भाई अगर कोई फायर का होगा या कोई एंटी हाईजैकिंग कोई इश्यू होगा, कुछ होगा, तो हर एक की मॉक ड्रिल होती है। इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी इंसिडेंट से उसके लिए कमेटीज गठित की जाती हैं, मॉक ड्रिल होती है। डिसास्टर के लिए कुछ भी होता है तो उसकी एक तैयारी है, उसका एक पूरा सेटअप बना हुआ है कि उस समय इन इन लोगों की ये जिम्मेदारियां होंगी। तो उसमें आप लीड कर रहे हैं, आप सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन आपके डाउन दी लाइन कुछ लोग ऐसे हैं जो उन सारी टीम को एक साथ अपने कोऑर्डिनेशन में तुरंत विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड ऐड करेंगे। और जब वो सब लोग जुड़ेंगे तो फिर एक साथ कोई, देखिए रेस्पॉन्स, किसी भी इंसिडेंट में रेस्पॉन्स की बहुत बड़ी वैल्यू होती है Yes. कि आपका क्विक रेस्पॉन्स आया कि नहीं आया। क्विक डिसीजन। तो क्विक डिसीजन भी होना चाहिए और क्विक रेस्पॉन्स भी होना चाहिए। तो डिसीजन हो गया कि ठीक है भाई, ये सब टीमें वहाँ पे एक साथ रस करेंगी, पहुँचे वहाँ पे, इनको ये मेडिकल एड देंगे, ये वो देंगे, ये वो देंगे। और उसमें रेस्पॉन्स में देरी होगी तो भी दिक्कत होगी, किसी को नुकसान हो सकता है। तो उसका पहले से रिहर्सल एक पार्ट होना चाहिए, और रिहर्सल होता है तो फिर उससे अच्छे परिणाम आते हैं। टीम तैयार है पहले से, वो तो चीज़ है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सर see there are many development priorities and in future plans of our district, right, Gautam Buddha Nagar. Yes, yes. Sir, so what are the
current top priorities in your district, and how do you ensure that schemes reach the grassroots of a district or a nation? देखिए, अगर आप गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध नगर आज हमारे प्रदेश में सबसे अधिक रेवेन्यू जनरेट करने वाला डिस्ट्रिक्ट है। मीन्स यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो यहाँ पर हमारा जीएसटी का कलेक्शन है, वो पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा और राइट। सबसे ज़्यादा है तो उसका रीज़न यही है कि यहाँ लोगों ने अपने आप को सेटल किया है और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, हमारे भारत की कंपनीज हैं, उनके लिए एक उचित एनवायरनमेंट, उनको उचित फैसिलिटेट करके हमारी सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा उनको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। तो जो डेवलपमेंटल में सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो आज आप देख रहे हैं कि यूपी में और गौतम बुद्ध नगर में दोनों में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं। तो उस लाइन में अगर सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारा नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। That's the biggest thing. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप देख रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ बनने जा रहा है। और उस एयरपोर्ट में उस एयरपोर्ट के साथ में अब डिफरेंट पूरे इलाके को हम लोग रोड, रेल, मेट्रो, रैपिड मेट्रो सभी के माध्यम से उसे कनेक्ट कर रहे हैं। इवन अभी यहाँ पे आपने देखा कि इस डिस्ट्रिक्ट में डीएफसीसी का जो 2 कॉरिडोर हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ईस्टर्न कॉरिडोर जिसमें कि आप कलकत्ता साइड से आ रहे हैं और वेस्टर्न में मुंबई साइड से आ रहे हैं, दोनों का एक जंक्शन भी यहाँ पे बनाया गया है। तो उससे फ्रैट के लिए एक डेडिकेटेड लाइन हो गई है, उसका पूरा मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी होंगी तो बिज़नेस हमारे जो लोग यहाँ जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उनका सामान जल्दी से पहुँचेगा, स्मूथली पहुँचेगा, वो यहाँ से एक्सपोर्ट भी होगा। ये जो एयरपोर्ट है ये कार्गो का बड़ा एयरपोर्ट भी होगा। तो उससे जो है हमें काफ़ी चीज़ें, हमारे बिजनेस को इंफ्रास्ट्रक्चर वो उसे बूस्टअप करेगा और वो बूस्टअप होंगे तो हमारा प्रदेश बूस्टअप करेगा। सर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप लोग किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल सेक्टर को नहीं टारगेट किया, आप लोग ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी चीज़ें सबको टारगेट, जैसे आपने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फिर बिजनेस हो गया, तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। सर आज के 5 साल पहले जब मैं यहाँ आया करता था, ठीक है, अपने फैमिली के साथ, तो मैं देखता था यहाँ झाड़, पत्तियां, पेड़ पौधे कुछ नहीं थे, और आज सर देखिए कहाँ से ग्रेटर नोएडा मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बहुत फास्ट, इट्स अ वेरी फास्ट मूविंग थिंग जो हुई है। सर आप जैसे अगर पिछले 5 साल की उससे कंपेयर करें तो आज बहुत ऊपर। आने वाले 5 साल में आप इस डिस्ट्रिक्ट को कहाँ देखते हैं? आने वाले 5 साल में हम ये देखते हैं कि जिन चीज़ों की हम अभी बात कर रहे थे कि यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के जो एरिया है जिसमें जेवर इंटरनेशनल, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ रहा है, इस वाले एरिया में आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि आपका एस्कॉर्ट्स है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी लग रही है। तो उस तरह से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे और उससे हमारे 2 चीज़ें होंगी कि हमारे जो भी चीज़ें बनेंगी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। आजकल इंडिया में जितने आप स्टूडेंट्स को देख रहे हैं तो इन्हें जॉब के लिए बेंगलोर और हैदराबाद और आपके पुणे और उनमें जाना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी कुछ को यहाँ पे ये जॉब अपॉर्चुनिटी, वो रेशियो कम हो जाएगी जाने की, तो एक बड़ा चेंज होगा। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है। सर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसा लोगों को लगता है, खास कर ये लोगों के लिए है, कि जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो पब्लिक की वॉइस नहीं सुनती है। सर हम आपसे यही पूछ लेते हैं कि आपके डिसीजंस कितने इन्फ्लुएंस होते हैं पब्लिक के वॉइस से, चाहे आपके हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हो? देखिए, अगर आप देखें तो वी आर मीन्ड फॉर द पब्लिक, हम पब्लिक के लिए ही बने हुए हैं, क्योंकि पब्लिक की वॉइस को सुनना ही हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। तो वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उससे इम्पोर्टेंट कोई कुछ नहीं है। तो और गवर्नमेंट ने हमको
इसी कार्य के लिए जिम्मेदारी दी है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट तो सभी लोगों का एक समूह है, एक उसमें एक सिस्टम ढांचा बना हुआ है कि इनकी ये जिम्मेदारियां होंगी, इनकी ये होंगी, इनके, बट सभी लोग मिलके एक गवर्नमेंट का ढांचा तैयार करते हैं, जिसमें एक न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, विधायिका का काम कानून बनाने का, तो सभी लोग मिलके एक वो बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो उस स्ट्रक्चर में पब्लिक वॉइस तो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो आप कुछ गवर्नमेंट है ही पब्लिक के लिए। हाँ, तो वो वेलफेयर स्टेट है, तो वहाँ तो वो सर्वोच्च प्राथमिकता पे पब्लिक वॉइस इज द फर्स्ट, है ना। और आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट के रूप में आप भी पब्लिक ही हैं, इसीलिए आपकी वॉइस को भी हम सबसे प्राथमिकता पे ले रहे हैं। थैंक यू सर। सर, अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनलिज्म, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में मेरे को 2-3 चीज़ें पसंद हैं, जैसे कि एक तो हेल्थ के लिए काम करना, दैट्स अ जैसे वेरी कि मेजर। मुझे वॉक करना पसंद है, और अगर कुछ कोई मौका खेलने का लगता है तो थोड़ा बहुत खेल भी लेते हैं। कौन सी स्पोर्ट्स सर आपको पसंद है? मेरे को ज़्यादा नहीं है, मैं बैडमिंटन वगैरह खेलता हूँ। बैडमिंटन प्लेयर, राइट। यस। और उसके साथ साथ फ्री टाइम में कोई अगर सोशल कॉज का कोई भी है, कहीं कुछ प्लांटेशन होना है, कहीं कोई ऐसी सोशल गैदरिंग है जिसमें कि हमारे पार्टिसिपेशन से कुछ थोड़ी और चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, तो वहाँ पे अपना टाइम लगाते हैं। तो इसलिए अभी हमारी गलगोटिया यूनिवर्सिटी इस काम को बहुत आगे लेके जा रही है। इनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इस केस में, जो आपने अभी बताया। प्लांटेशन का भी अभी कुछ दिन पहले ही सारे बच्चों को भेजा गया था प्लांट लगाने के लिए, और नीडी पीपल्स को बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, उनको बुक्स प्रोवाइड करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए। तो एक ना कहीं एक इसको पूरी चीज़ को शेप करने में गलगोटिया का भी बहुत बड़ा रोल है। नहीं, मैंने तो खुद आके आज गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुझे आज आने का मौका आपने दिया, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे जो कैंपस इन लोगों ने तैयार किया है, ये कैंपस वर्ल्ड क्लास है। आज जब मैं लाइब्रेरी को देखा, बच्चों को इस तरह से इंटरेक्ट करते हुए, मैंने जो मैडम लूथरा के साथ इंटरेक्शन हुआ, वहाँ जो एप्पल और इन्फोसिस के साथ में उन्होंने एक जो सेंटर एक्सीलेंस खोला है, जहाँ पे इंक्यूबेशन और ऐप बना रहे हैं जो लोग, तो दैट इज़ वेरी ग्रेट। और वो रियल एजुकेशन है, तो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन हमें और लोगों के साथ में बराबर खड़े होने के लिए एक मौका दिया। और सर कहीं ना कहीं ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है हमारे रेस्पेक्टेड ध्रुव सर के गाइडेंस के अंदर। ध्रुव इज द वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी, और मैं उनको एक पुराने अगर समय से देखूं तो उनके अंदर एक सपना था, विजन था एजुकेशन फील्ड में एक अलग से लैंड, उन्होंने किया वो चीज। बहुत लोग बोलते हैं बोल के नहीं करते, बट उन्होंने करके दिखाया, जहाँ पे आज स्टैंड करता है। That shows the real value of a person. कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ उस पूरे ध्रुव जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। आज मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स पूरे अपने अपने फोकस्ड हैं, और सभी, चाहे वो लाइब्रेरी है, चाहे वो अपने कैरिकुलम से लेके अपने टाइम को अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर, इज देयर एनी मेमोरेबल मोमेंट इन योर करियर दैट मेड यू फील प्राउड to serve as an ADM of a district? प्राउड तो एक ही चीज होती है कि संतोष कब मिलता है हमको। बेसिकली जो जॉब सेटिस्फेक्शन होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है, और जॉब सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है हम लोगों को जब हम किसी अंडर प्रिविलेज्ड आदमी को देखते हैं, और उसका जो हक है वो हम उसके पास पहुंचाते हैं, और वो पहुंचाने के बाद में उसकी आंखों में जो एक चमक आती है, खुशी जो आती है, वही शायद हमारे लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। और उस प्राउड मोमेंट को ढूंढने के लिए प्रयासरत भी रहते हैं कि ऐसे कोई क्षण मिले, ऐसा हमें कोई मौका लगे, और ऐसे मौके मिलते भी हैं। जब हम उसके लिए सोचेंगे तो मौके मिलेंगे तो हम रियल सर्व कर पाएंगे, और सर्व करेंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। सर, आपने अभी बात की स्टार्टिंग में यूथ जनरेशन को आपने काफ़ी हाईलाइट किया, फोकस किया उसके ऊपर। सर, कई सारे यूथ्स हमारे सिविल सर्विसेज के तरफ बढ़ रहे हैं तेज़ी से, ठीक है? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू यंग एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज टुडे इन आवर इंडिया? देखिए, अगर कोई बच्चे सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो ये एक सेवा का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यू आर हैविंग मतलब गुड प्लेटफॉर्म कि आप लोगों को सर्व कर सकते हैं,
लोगों को डिलीवर कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की देखिए, मैं एक अभी 10th और 12th के बच्चों के जो टॉपर बच्चे थे, तो उनके एक कार्यक्रम में गया हुआ था, एज ए चीफ गेस्ट उन्होंने बुलाया हुआ था। तो वहाँ पे बच्चों का हमने एक अपनी तरफ से डाला कि बच्चे ये भी बताएंगे कि वो 10th या 12th के टॉपर हैं, तो वो स्कूल के बाद क्या करना चाहते, क्या बनना चाहते हैं। तो जब उनकी बातें हमारे सामने निकल के आ रही थी और हम लोग उसे बड़े गौर से सुन रहे थे, तो कोई बच्चा कहता था मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता था मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ, कोई कहता था कि मैं अच्छा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई कुछ कहता था। तो उनमें 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बहुत अपील की, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बच्चे ने बोला कि मैं गवर्नमेंट का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो गवर्नमेंट का डॉक्टर इतना अपीलिंग था उसका कि देखिए, डॉक्टर बनना चाहता हूँ अलग है और गवर्नमेंट का डॉक्टर बनना चाहता हूँ अलग है। क्योंकि जब हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर होते हैं तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अच्छा अर्न भी कर सकते हैं, और एक भाई निजी क्षेत्र में है तो सर्व भी कर रहे हैं लोगों को। लेकिन गवर्नमेंट में डॉक्टर बनने का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को इतना डेडिकेटेड कर चुके हैं कि आपको फैसिलिटी मिले या ना मिले, बट आप अपने आप को पूरी तरह से उस चिकित्सकीय सेवा में समर्पित करना चाहते हैं। इट वॉज मोर एनकरेजिंग। जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि साहब हम इंडियन आर्मी में अफसर बनना चाहते हैं। तो आर्मी में अफसर बनने का मतलब यह है कि उनके अंदर राष्ट्रभक्ति बहुत ज्यादा है, वो पहले से ही अपने आप को डेडिकेशन में ला चुके हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अगर कोई बच्चे आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, और प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनको मतलब ये भी होना चाहिए कि भाई ये एक ऐसी सेवा है जिसमें समर्पण और संयम और आपका जिसे कहते हैं ना कि एक उत्साह, मतलब आपके अंदर जील होनी चाहिए कि भाई मुझे सर्व करना है। You mean dedication is playing very biggest role. और ये लेकिन जो भी इसमें आने की सोच रहे हैं वो देश को सर्व करना चाहते हैं, देश की पॉलिसियों को लागू करना चाहते हैं, देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, देश के लिए वो मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म चुन रहे हैं देश को सर्व करने का तो हर एक के पास है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है। लेकिन ये भी एक अच्छा फील्ड है जिसमें वो डायरेक्टली लोगों के संपर्क में रह के, जैसे कोई टेक्निकल में है तो वो देश को एक अच्छी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन दे सकते हैं, कोई और फील्ड में चिकित्सा में तो वो दे सकते हैं। लेकिन सिविल सर्वेंट का मतलब ये है कि वो जनता के साथ में सीधे संवाद, जनता के साथ सीधे जुड़े होना, तो जनता के वेलफेयर्स को सीधे से देखना और उसमें अपने आप को अपना सर्वस्व न्योछावर करना, तभी आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और जॉब सेटिस्फेक्शन आपकी रियल मंजिल वही होगी। सर ने जितना भी कुछ बोला है सब लोग देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही वैल्यूएबल है आपके इन फ्यूचर के लिए। सर हम सर क्लोजअप करते हुए एक लास्ट क्वेश्चन और बहुत क्रूशियल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, पर्सनल है सर। अगर सपोज एक दिन के लिए आपके हाथ में पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आ जाती है, ठीक, तो क्या एक ऐसा चेंज होगा पब्लिक के लिए या नेशन के लिए जो आप अपने साइड से करना चाहेंगे? फ्लक्चुएशन देखिए, एक दिन के लिए आया या 1 घंटे के लिए आया या 1 सेकंड के लिए आया, सभी चीज़ों में एक ही होता है कि जो भी चीज़ आपको मिली है, पहले तो हम उसमें ये देखें कि उसमें हमारा मतलब जैसे होता है ना कि एक सवाल आपको, मैं फिर सवाल पे ले जाता हूँ, एक आदमी से पूछा जाता है कि भाई अगर आपको ये पता लगे कि आपकी अगले 10 मिनट में डेथ हो जाएगी, तब आप कैसा जीवन जीना चाहेंगे? तो उसमें एक उत्तर निकल के आता है कि भाई मैं किसी चीज़ से लिप्सा नहीं रखूंगा, मैं अपने आप को निर्लिप्त भाव में ले जाऊंगा कि अब तो मुझे चले ही जाना है, और मुझे यहाँ की किसी भी फिजिकल एसिड्स या फिजिकल थिंग्स या किसी भी चीज़ से, कोई चीज़ से नहीं। अब मैं अपने जीवन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपको भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है, अपने कर्तव्य पालन को ही प्रायोरिटी पे रखना है, अधिकार को नहीं रखना है। तो वहाँ से आपका एक लाइन ऑफ एक्शन और जो जीवन की दिशा है वो क्लियर हो जाती है। इसी तरह से आप अगर किसी सर्विस में, जॉब में है, किसी भी असाइनमेंट में, कोई पोर्टफोलियो है, तो उसका एक ही उद्देश्य है, सर्व
सर्व एंड सर्व। सर्व लोगों सर्व को कैसे आप बेटर कर सकते हैं, बेटर दे सकते हैं, क्या उनको दे सकते हैं। जब आपके अंदर कोई चीज आपके सामने, कोई भी समस्या लेके आते हैं, कोई भी आपको कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका एक रेस्पॉन्ड होना चाहिए पॉजिटिव वे में, उसकी समस्या का हल होना चाहिए पॉजिटिव वे में। अगर समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए और क्या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं उस वे में। मतलब यू शुड बी मोस्ट पेशेंसफुल रिगार्डिंग दैट इश्यू और जो भी कुछ है। तो आपको कुछ भी समय के लिए अगर मिले तो वो आपका सारा डेडिकेशन होना चाहिए टुवर्ड्स द पब्लिक। सर आपने चीज़ों को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है ब्रीफली। मेरा से कोई पूछने का कोई क्या कहते हैं मोटिव था नहीं, बट मैं अब पूछ रहा हूँ क्योंकि सर आपसे बेटर मुझे लगता नहीं कोई डिफाइन कर सकता है इस चीज़ को। सर रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ में जब आरसीबी टीम ट्रॉफी जीती थी आईपीएल की 18 साल बाद, वो बहुत बड़ी बात है अपने हाल में, ठीक है। उन्होंने रैली निकाली थी वहाँ पे बेंगलोर में, राइट, ठीक है। तो वहाँ पे क्राउड भगदड़ में हो गई। कुछ लोग भगदड़ में किस बहुत लोगों की आई थिंक 11 से 12 लोगों की डेथ होगी और कुछ लोग इंजर्ड हुए। बट सर उसमें सारा ब्लेम जो है कभी आरसीबी टीम को दिया जा रहा है, कभी सिंगल प्लेयर विराट कोहली जी को दिया जा रहा है, विराट भैया को, और मतलब मोस्टली यही लोगों का काम है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से मिसकम्युनिकेशन हुई थी। मुझे तो अक्सर लगता देखिए है कि हाँ। कि जहाँ पे भी ये सब स्टैम्पेड के केस हुए हैं, हम्म तो वहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो एसओपी बनी हुई होती है पहले से, उनको प्रॉपर फॉलो नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं उसमें डेविएशन हो जाता है, उसके कारण ये इंसिडेंट्स होते हैं। कहीं भी आप देख लीजिए, जितनी भी इंसिडेंट हुई, चाहे वो ऋषिकेश में एक बार भगदड़ मची थी, एक बार लखनऊ में किसी भर्ती के दौरान प्लेटफॉर्म लास्ट मोमेंट में बदलने से वहाँ भगदड़ हो गई थी, उसमें कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। अभी आपने देखा कि यूपी में एक कोई गुरुजी थे जो प्रवचन कर रहे थे, उनके उसमें भगदड़ मच गई थी। तो ये हुए, तो इनमें कहीं ना कहीं से जो चीज़ें जिस तरीके से करनी चाहिए उसमें डेविएशंस हो जाते हैं। जो एडवाइजरी जारी करनी चाहिए वो एडवाइजरी प्रॉपर जारी नहीं हो मतलब पाती है। किसी सिंगल इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं कर तो सकते। इसमें इंडिविजुअल को ब्लेम न करके उसमें तो बहुत सारी चीज़ें जो कि बाद में जिस पर जांच कमेटियां गठित होती हैं, वो इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट्स भी देती हैं, उसी हिसाब से फिर उसमें आगे फिर एक नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन तय होता है। इसमें किसी सिंगल को ब्लेम तो खैर नहीं कर सकते आप। क्योंकि किसी जानबूझ के कोई ऐसा करेगा नहीं, अनसर्टेनिटीज होती हैं जो हो जाती हैं। जानबूझ के नहीं करेंगे, लेकिन उसमें होता क्या है कि जैसे आप लिफ्ट को ही देखें। अब लिफ्ट एक भाई मैकेनिकल डिवाइस है। मैकेनिकल डिवाइस में एसओपी ये बनी हुई है कि भाई उसका एनुअल मेंटेनेंस होगा, उसको जो है एक ऑपरेटर उसको देखेगा कि वो ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है। कहीं कुछ है उसमें एआरडी सिस्टम जो ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस है वो है कि नहीं है। तो उस मैकेनिकल डिवाइस को अगर हम ठीक से उसकी लुक आफ्टर करेंगे तो उसमें जो भी खराबियां जो कुछ नहीं होंगी। नहीं तो आप देखते हैं कई कई डिवाइसेस में लिफ्ट में साहब ये आदमी फंस गया, वो महिला 6 घंटे तक फंसी रही, वो 2 घंटे तक फंसा रहा, ऐसी चीज़ें आती। तो ये इसमें मैं कहता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और प्रिकॉशन इज़ द की वर्ड। ये प्रिकॉशन लिया जाए, हाँ, और हमें ये कोशिश की जाए कि जहाँ पर जितनी संख्या है उस संख्या से ज़्यादा लोग बेघर न हों, कहीं ना कहीं से उस पर चेक पॉइंट्स लगाएं, और वो चेक पॉइंट्स ही हमारे सेफ्टी का आधार बने। सर मैं पर्सनली आपको अपने और पूरे जो उनके सपोर्टर्स हैं मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को एक्सप्लेन किए और ये चीज़ पॉइंट आउट होके पब्लिक के सामने आई। और सर थैंक यू मैं इसलिए भी आपको कहना चाहूँगा कि आप आज हमारे साथ यहाँ बैठे अपने थॉट्स अपने फीलिंग्स शेयर किए, जो कि बहुत वैल्यूएबल है। जो ये देख रहे हैं, यूथ हो गई चाहे पब्लिक होगी, ऑल ओवर, मैं सब केज फैक्टर की बात कर रहा हूँ। और आई होप we will carry on all these things in future. Very nice. Again, I am also very thankful to you, Mr. Sarthak. You are very energetic and very dynamic and very faithful youth of our society, and you are the, I think, very praiseworthy student of this Kalkotia University. I also thankful to all the administration and dean and registrar sahab and Luthra ma'am for this warm welcome at this university campus.
I am thankful to my colleague who is organizing this recording. I am thankful to everybody. Yeah, thank you very much. Thank you so much, sir.